फिर एक दफा उन्होंने दोहराया कि मुझे क्यों निकाला, कौम नवाज शरीफ के लिए क्यों ना निकली। हमारे जो सियासतदान है वो इस तरह की चीजें नहीं करते। नवाज शरीफ साहब ने आधा सच बोलना है। वो ये बताएं कि 2020 में वो क्यों मुल्क छोड़ के चले गए थे और 3.5 साल बाद वापस आए। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर से सदर बनने जा रहे हैं अपनी सियासी जमात के, तो एक बयानिया बनाने की जरूरत है। मुझे क्यों निकाला, कई बार हम ये कहानी सुन चुके। क्या वो डील करके लंदन गए थे आप? ये कोई इंसाफ नहीं था, ये जबरदस्ती उनको घर भेजने वाली बात थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ की तकरीर का, जिसमें वो खूब गरजे बरसे, तारीख के हवाले भी दिए और फिर एक दफ़ा उन्होंने दोहराया कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन इस दफ़ा सिर्फ मुझे क्यों निकाला तक नहीं रुके, गिला ये भी किया कि मुझे निकालने वालों से हिसाब क्यों ना लिया, मुझे निकालने वालों का एहतसाब क्यों ना किया। नवाज शरीफ कहते हैं कि 3 लोग बैठकर कैसे 25 करोड़ अवाम को के वोट से आए हुए वज़ीर आज़म को घर भेज सकते हैं। ये भी कहा कि वज़ारत उज़्मा से तो मुझे हटा दिया, लेकिन उसके बाद रुके नहीं, फिर मुझे पार्टी सदारत से भी निकाल दिया गया। ये भी गिला किया कि बड़ी दफ़ा सियासतदान तो अकाउंटेबिलिटी से गुजर चुके, हिसाब भी दे चुके, एहतसाब भी हुआ, लेकिन वो लोग जिन्होंने मुल्क की तरक्की को डीरेल किया, उसकी राह में रुकावट बने, उनका हिसाब, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनका एहतसाब क्यों ना हुआ। जैसे सियासतदानों को नैब की चक्की से गुजारा गया, वैसे रिटायर्ड जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि उनकी भी तो जायदादों से मुतल्लिक इल्ज़ाम लगे थे, उनका क्यों ना एहतसाब हुआ, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों ना हुई। फिर ये भी कहा कि सियासतदानों की इतनी अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन जजेस की भी होनी चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का हवाला देते हुए कहा कि उनकी ऑडियो एक लीक हुई जिसमें वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ बल्कि नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे पास उनकी एक ऑडियो है जिसमें वो कह रहे हैं, इतराफ़ कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को निकालने का और नवाज शरीफ को हटाना है, ये कह रहे हैं, लेकिन उनका हिसाब या एहतसाब क्यों ना हुआ। ये गिला भी किया उन्होंने कि जब निकाला गया और हटाया गया नवाज शरीफ को, तो फिर कौम क्यों चुप बैठी रही, कौम नवाज शरीफ के लिए क्यों ना निकली। इन सब बातों के ऊपर हम ज़रा अपने तजियाकारों की राय जानेंगे कि नवाज शरीफ की जो तकरीर है इसकी रेलेवेंस क्या है, इस मौके के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने ये सब कुछ क्यों कहा, और ख़ासकर ये अदलिया से मुतल्लिक जो बातें कर रहे हैं। पहले ही हम देख रहे हैं कि मुल्क में बड़ा टेंस माहौल है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को लेकर, और अदलिया वैसे ही बहुत ज़्यादा केसेस और चीज़ों का सामना कर रही है। तो इस वक्त नवाज शरीफ का ये कहना किस तरह से रेलेवेंट और क्या इसके मुज़मिरात हो सकते हैं। बट सवाल इसके लिए ये कि क्या नवाज शरीफ साहब जो बातें कर रहे हैं वो दुरुस्त है। हमारे तजियाकार जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहब, इरशाद भट्टी साहब, उमर चीमा साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूँगी, क्या समझते हैं आज की तकरीर की रेलेवेंस क्या है। नवाज शरीफ साहब एक बार फिर सिर्फ दिल हल्का करने के लिए पार्टी के सामने मुझे क्यों निकाला कर रहे हैं और मुझे निकालने वालों का एहतसाब क्यों ना किया कह रहे हैं, या फिर इसके पीछे कुछ हिकमत है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। अलीना, एक तो पहली बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब दोबारा जो है वो पार्टी की सदारत संभाल रहे हैं और एक बार फिर से एक एक्टिव सियासत में वो शुरू हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो अपने वर्कर्स को भी चार्ज करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और क्योंकि जो एक उनका पहले बयानिया था इनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद, मुझे क्यों निकाला वाला, उसके बाद ये अब आगे एक स्टेप फर्दर वो जाके कि जिन्होंने निकाला है उनके ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये उनके आज की जो तकरीर का मकसद है वो नज़र आता है कि जो जजेस 3 जज बैठ के है एक मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाल देते हैं, और फिर अगर जजेस के कोई करप्शन कोई साबित होती है तो सिर्फ उनके जो है वो निकाल के उनके ख़िलाफ़ कोई नैब की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती या इस तरह के वो कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की जाती। तो एक मैं समझता हूँ कि ये एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ भी वो ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून क्योंकि रूलिंग पार्टी है, और ये एक रूलिंग पार्टी के अगर सदर ये मुतालबा कर रहे हों कि ये जो जिन जजेस के ख़िलाफ़ करप्शन के वो साबित हुए, फिर उन्होंने कहा जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो मॉनिटरिंग जज थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने चीफ़ जस्टिस बनना था, बजाय चीफ़ जस्टिस बनने के रिज़ाइन कर गए, उनसे किसी ने नहीं पूछा। तो मेरा ख्याल है कि ये जजेस के हवाले से मुतालबा ये काफ़ी अरसे से चल रहा है कि जजेस का जो अगर कोई मिसकंडक्ट या इस तरह की उस पर रेफरेंस के ऊपर इनको निकाला जाता है तो क्या सिर्फ निकाले जाने पे ही इक्तफ़ा करना चाहिए, या अगर किसी की करप्शन या मिसकंडक्ट साबित होती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो उसके बाद
बाद क्या उनके खिलाफ फर्दर कार्रवाई भी करनी चाहिए या नहीं। हमने देखा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो है वो आगे फर्दर उन्होंने वो जारी रखा रेजिग्नेशन के बाद भी। तो लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ अदलिया का ही नहीं, इसमें हमारे जो सियासतदान हैं वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे आइन का आर्टिकल 68 है। आर्टिकल 68 में जिस तरह हमें फ्रीडम ऑफ वो एक्सप्रेशन है, सब कुछ है, और उसके साथ साथ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको पार्लियामेंट के अंदर जो भी तकारीर करते हैं वो इम्यूनिटी हासिल होती है। लेकिन आर्टिकल 68 में जो जजेस का कंडक्ट है वो आप डिस्कस नहीं कर सकते। इवन ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट भी जो है वो आप जजेस के कंडक्ट के हवाले से बात नहीं कर सकते। तो ये 1973 से आइन बना है, उसके बावजूद भी ये इस आर्टिकल में ना कोई अमेंडमेंट कर सके या ना इस अमेंडमेंट को जो है वो निकाल सके हैं, क्योंकि इसमें जजेस और उसके साथ साथ आर्मी के हवाले से था। जो कॉन्टेक्स्ट या पस मंज़र में ये डाला गया था वो तो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो 71 के बाद जो है वो एक ख़ास उसमें तनाजुर के तौर पे ये डाला गया था। तो ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये इस तरह की बहुत सारी आइन में या उसमें कानून साजी या आइन साजी कर सकते हैं जो कि ये समझते हों कि वो जमहूरियत के जो उसके खिलाफ है। तो उसके बावजूद भी हमारे जो सियासतदान हैं वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते। तो एक दफ़ा बैठ के ये तमाम तर चीज़ों को, ये मेरा ख्याल है कि इस तमाम के लिए जो मामला चल रहे हैं, आपने देखा इस्टेब्लिशमेंट को देख लें, उसके साथ साथ जो उसमें सियासी जमातें देखें वो आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का जो है वो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। तो हमें ये जो है एक चार्टर ऑफ जो है वो डेमोक्रेसी या एक पूरी हमें तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठा के एक दफ़ा आज नवाज शरीफ साहब का ये कहना, आप क्या समझते हैं, ये उसकी तरफ इशारा है कि कोई हुकूमत तरामीम करने का इरादा रखती है या कुछ इस तरफ जाने जा रहे हैं, या फिर कुछ और सोच रहे हैं नवाज शरीफ साहब एज पार्टी सदर नाउ? अलीना, मैं यही समझता हूँ कि जिस तरह आज उन्होंने ये ख़ास तौर पे पॉइंट आउट करके कहा, फिर उन्होंने जिक्र किया जस्टिस साकिब निसार का कि उनके पास एक ऑडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ को हटाना है, इमरान खान को लाना है। तो ये मुझे ऐसे ही लगता है कि ये एक कोई इस तरह की कानून साजी या आइन साजी करने जा रहे हैं कि कोई जज अगर मिसकंडक्ट के उसमें वो हो जाता है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे जाता है, तो उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो मुझे यही लगता है कि ये शायद ये उस तरफ सोचने के या उसकी तरफ एक इशारा है। मज़हर साहब, आज की तकरीर नवाज शरीफ साहब की आप कैसे रेलेवेंस ड्रॉ करते हैं? देखिए अलीना, नवाज शरीफ साहब ने आधा सच बोलना है। आधा सच इस लिहाज से कि जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बात की, मोटरवे के हवाले से बात की, जो उनकी मुखालिफ हुकूमतें सूबों में बनी, चाहे वो बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उन्होंने उनको ओवरथ्रो करने की कोशिश नहीं की। नवाज शरीफ साहब ने हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश, ये सारी वो बातें हैं जो हकीकत पर मबनी हैं। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब सवाल कर रहे हैं अपने वोटर से कि वो क्यों नहीं निकले, तो नवाज शरीफ साहब पहले ये बताएं कि 2000 में वो उनको छोड़ के क्यों मुल्क, अपनी फैमिली के समेत मुल्क से क्यों चले गए थे। वो ये बताएं कि 2020 में वो क्यों मुल्क छोड़ के चले गए थे और 3.5 साल बाद वापस आए। वो उन्हें ये बताना चाहिए था। और जब जनरल वर्कर्स मीटिंग होती है तो फिर आप सेटिस्फाई करते हैं अपने लोगों को। आपको बताना चाहिए था कि ये जो इस वक्त 2024 का इलेक्शन हुआ है, क्या ये हकीकत नहीं है कि ग्राउंड मुस्लिम लीग नून के पास से निकल गया है, और निकला है तो क्यों निकला है। जो महलाती साजिशें हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन क्या ग्राउंड में मुस्लिम लीग नून एग्जिस्ट कर रही थी? मुस्लिम लीग नून को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा था उसका नवाज शरीफ को बताना चाहिए था। उनको बताना चाहिए था कि उनके से बुनियादी गलतियां कहाँ हुई। क्या उनका जहांगीर करामत को निकालना गलत थी, या उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया, क्या चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट सही था? क्योंकि जब आप एक तारीखी पैराए में बात करते हैं तो फिर आप दोनों चीज़ों की निशानदेही करते हैं, और बड़ा लीडर वही होता है कि जो दोनों अपनी गलतियों को भी मानता है कि हाँ ये शायद मेरे गलत फैसले थे, इस वजह से हुआ। अब उन्होंने कहा मैं 2013 में बनी गाला गया। क्या ये हकीकत नहीं है कि वो बनी गाला जनरल कियानी के कहने पर गए थे? और क्योंकि शिमाली वजीरिस्तान और उन जगहों पे ऑपरेशन करना था, इसलिए क्योंकि इमरान खान एक पोजीशन लिए हुए थे उस हवाले से, और वो मुसलसल बयानात दे रहे थे। मेरा ख्याल में आज मुझे नवाज शरीफ का कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत अच्छा लगा,
कि जो पिछले 8 फरवरी के बाद उनका वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, लेकिन आज उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर हुआ। लेकिन उन्होंने सारी वो बातें नहीं की, उन्होंने सिर्फ जो उनके गिर्द घूमती हुई चीज़ें थी सिर्फ उसका जिक्र किया, यानी पार्टी कहीं गुम नजर आई। उन्होंने चौधरी निसार अली खान का नाम लिया, जरा बताते तो चौधरी निसार अली खान क्यों छोड़ गए, बताएं तो शायद खाकान अब्बासी क्यों छोड़ गए, वो बताएं कि उन्होंने मोहम्मद खान जुनेजो का साथ क्यों छोड़ा। क्या मोहम्मद खान जुनेजो को सही निकाला गया था? क्या मोहम्मद खान जुनेजो पाकिस्तान के एक यूनिक वजीर आजम नहीं थे कि जिन्होंने बड़े बोल्ड फैसले किए और नवाज शरीफ साहब जाके जनरल ज़िया-उल हक के साथ खड़े हो गए बजाय इसके कि वो मोहम्मद खान जुनेजो के साथ जाके खड़े हो गए। तो मेरा ख्याल है जब बड़े लीडर्स होते हैं, जब इस तरह की कोई पोजीशन लेते हैं, तो फिर उन्हें, और ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब का नहीं है, सारे लीडरों का, आपको बताना चाहिए कि आपकी गलतियों की वजह से क्यों आपका वोटर आज मायूस है आपसे, क्यों आपका वोटर उस तरीके से नहीं है पंजाब के अंदर जिस तरीके से हमने 2008 या 2013 में या उससे पहले हमने देखा। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने ये कंप्लेंट तो की कि ये तीनों ने फैसला कर लिया, उन्हें बिल्कुल गलत निकाला गया होगा, पनामा लीक्स में भी गलत निकाला गया होगा, 2018 की साजिश का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन ये भी तो बताएं कि उनके हाथ से उन जमीन पैरों तले क्यों निकल गई, क्या वजह है उनका जाना गलत फैसला था। हाँ, कहते कि शायद मैंने गलत फैसला किया 2000 में, क्योंकि 2000 में जो कुलसूम नवाज साहिबा तो निकली, लेकिन जब आप खुद ही चले गए सारी फैमिली को लेके, तो फिर जावेद हाशमी जैसे लोगों के ऊपर छोड़ गए जिन्हें 23 साल 24 साल सजा हुई। तो मेरा ख्याल है मुकम्मल सच नहीं बताया नवाज शरीफ साहब ने। बेनजीर, आप इत्तेफाक करती है मज़हर साहब की राय से? अलीना, मेरे ख्याल से जो फ़ख्र बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी हद तक दुरुस्त है, और मेरी भी शायद यही राय है कि क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर से सदर बनने जा रहे हैं अपनी सियासी जमात के, तो एक बयानिया बनाने की ज़रूरत है, और शायद है वो बयानिया जिसको दोबारा से ज़रा पॉलिश करके दोबारा से उसको सामने लाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब भी कई बार ये बात कर चुके हैं इंटरव्यूज़ में कि एक लगता है मुस्लिम लीग नून में एक एहसास है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट भी इस बार हमें नहीं पड़ा और सिंपैथी वोट भी हमें नहीं पड़ा, जिसकी वजह से शायद दोबारा से लोगों को याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि ये हमारे साथ हुआ। लेकिन बात यह है लीना कि जो वो बात कर रहे हैं वो है तो दुरुस्त, वो तो हकीकत है कि इन सवालों के जवाब हमें नहीं मिले, कि इन लोगों का एहतसाब नहीं हुआ। आज तक मुझे नहीं पता कि जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला था उसमें सच कौन बोल रहा था और झूठ कौन बोल रहा था। मुझे नहीं पता कि अरशद मलिक का जो मामला था उसमें सच कौन बोल रहा था, झूठ कौन बोल रहा था। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगा कि आज फिर से उनकी तकरीर में मिसिंग थी, वो ये कि अगर आप कह रहे हैं कि आपको हटाया जजेस ने, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो आपको नाअहल किया गया या जो आपसे इलेक्शन छीना गया उसमें क्या किसी और इदारे का कोई किरदार नहीं था? क्या सिर्फ आपको जजेस ने ही या अदलिया ने ही आपको घर भेजा? क्योंकि हमारे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन द रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि मार्च 2021 के बाद जाके मुदाखलत रुकी है सियासत में। तो मज़हर साहब की भी बात कुछ हद तक दुरुस्त है कि आधा सच हमें अभी भी बताया जा रहा है। देखें, अगर 2018 के इलेक्शन की बात होगी तो फिर 2024 के इलेक्शन की भी बात होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से इसी वजह से मुस्लिम लीग नून के शायद कुछ वोटर्स नहीं निकले, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने शायद सीखा नहीं इससे। जो उनके साथ हुआ, जब वो एक और सियासी जमात के साथ हुआ तो वो खामोश रहे और अभी भी वो खामोश है, और शायद इसी वजह से वो एस्टैब्लिशमेंट पे भी बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि इस वक्त उनकी हुकूमत भी है, वफाक में भी है और पंजाब में भी है। भट्टी साहब, आपकी क्या राय? मैडम शेख, मुझे क्यों निकाला, कई बार हम ये कहानी सुन चुके। आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे महबूब कायद ने जो बातें की, सब पुरानी बातें, सब घिसी पिटी बातें। मियां साहब सब कुछ पहले सुना चुके, हम सब कुछ 20 बार ये सुन चुके। मैं तवक्को कर रहा था कि आज वो कहें, आज वो दिल बड़ा करके कहेंगे कि नए सफ़र का आगाज़ हो रहा है। मैं बताता हूँ कि मैंने पैसा कमाया कैसे, पैसा लंदन भिजवाया कैसे, एवन फील्ड्स फ्लैट्स ख़रीदे कैसे, और अब इनका कौन मालिक है। मैं बताता हूँ कि मेरी जनाब स्पीकर वाली तकरीर कि ये हैं वो ज़राए, सुप्रीम कोर्ट जालसाजी, कतरी ख़त, कैलबरी फॉन्ड ट्रस्ट, झूठी ट्रस्ट डीड, ये सब गलत था। मैं एक नया आगाज़ करना चाहता हूँ। मैं तवक्को कर रहा था कि मियाँ साहब से बोलेंगे और बताएंगे, लेकिन वो नहीं बोले। लिहाजा मैं अब उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो डील करके लंदन गए थे? आप मियाँ साहब डील करके लंदन गए थे?
क्या आप डील करके लंदन से वापस आए? कि लंदन प्लान की जो बातें हो रही हैं वो झूठ है या सच है? क्या आपका जिस तरह सब कुछ माफ़ कर दिया गया है ये ठीक है? क्या इलेक्शन 2024 शफाफ हुआ है? क्या आपकी हुकूमत जेन्युइन है? क्या आप खुद जेन्युइन तरीके से लाहौर से जीते? क्या इमरान खान को मिलने वाली सारी सज़ाएं ठीक हैं? क्या जो कुछ तरीके इंसाफ के साथ हुआ है या हो रहा है वो बहैसियत एक सियासी पार्टी के सरबराह आप ठीक समझते हैं? आपने अपना मियाँ साहब वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन क्यों किया? आपने आपकी 16 माह की पीडीएम हुकूमत जो बदतरीन साबित हुई उसमें एनआरओ आपने लिया भी और दिया भी, ऐसा क्यों हुआ? क्यों लोग हमें कहा करते थे कि जब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जाएंगे और फायज ईसा काजी साहब आएंगे तब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? आपने अरशद मलिक की ऑडियोज और वीडियोज से पीछे क्यों हटे? आप शौकत सिद्दीकी साहब का केस लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? जब भी मुश्किल वक्त आता है आप डील करके क्यों निकल जाते हैं? क्या साबका इस्टेब्लिशमेंट से जो डीलों ढीलों की लम्हा बिलमा जुबैर उमर से ख्वाजा आसफ साहब से शहबाज शरीफ साहब तक सब ये रातों के रत जगह वाली मुलाकातें ठीक हैं? अब आपकी हुकूमत है मियाँ साहब, सब किरदारों का आप एहतसाब क्यों नहीं करते? आप अदालत क्यों नहीं जाते? आप सबको सजाएं क्यों नहीं दिलवाते? आपने कहा कि पहले जब मेरा वक्त आया लोग खामोश थे और वो आपके लिए नहीं निकले। कहाँ निकलते? जद्दा निकलते या लंदन निकलते? आप लोगों आज आपने लोगों के जज्बात का एहसास किया है, पता है उन्होंने किन को वोट दिया है और कौन है असम्बलियों में बैठे हुए। आपने कहा था मियाँ साहब कि मैं मेमो गेट के किरदारों को अंजाम तक पहुँचाऊँगा। काला कोट पहन कर गए, उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। आपने कहा मैं कारगिल कमीशन बनाऊंगा, कुछ पता नहीं। आपने कहा डॉन लीग्स के असल किरदारों को मैं सामने लाऊंगा, कुछ पता नहीं। आपने कहा 2014 के पीछे कुछ लोगों का हाथ है, मैं वो सामने लाऊंगा, कुछ पता नहीं। आप आज मुशाहिदुल्लाह मरहूम से माफ़ी मांगेंगे जिन्होंने एक आपके हक में बात की थी, आपने वजारत से इस्तीफ़ा ले लिया था। आप तारिक फातमी और परवेज़ रशीद को जो कुर्बानी दी थी जब आपके अपने गले में आ रहा था, उनसे माफ़ी मांगेंगे। आप जावेद हाशमी साहब जो ब्रेन हेमरेज तक जा पहुँचे, मारे, जेलें खाई, फेंटियाँ खाई आपके लिए, उनसे माजरत करेंगे। आप नवाबजादा नसरुल्लाह खान को अकेला छोड़कर चले गए, आप उनसे माजरत करेंगे। आप किसको सुना रहे हैं मियाँ साहब? किस का मुतालबा कर रहे हैं? आज आप सब कुछ हैं, आज आप वन पेज पर हैं, आज सारा कुछ आपका है। बिस्मिल्लाह करें मियाँ साहब, इत्साब करें मियाँ साहब, सजाएं दिलवाएं मियाँ साहब। लेकिन नहीं, मुझे पता है आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये चंद घिसी पिटी बातें, चंद जो हवाई फायरिंग है, जब ये किसी फोरम पर आप लेकर जाएंगे तो उसमें से जब बातें निकलेंगी, जब उसमें से मुलाकातें निकलेंगी, जब उसमें से डीलें निकलेंगी, जब उसमें से ढीलें निकलेंगी, तो यकीन करें ये जो चंद वोट आपके पीछे खड़े हैं ये भी नहीं रहेंगे। और ये जो आप बातें कर लेते हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और तकरीरों में, ये भी करने के काबिल नहीं रहेंगे और आप कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे। तो लिहाजा मेहरबानी एक करें, या तो चुप कर जाएं, आगे बढ़ें, 2024 आ गया है, या फिर बिस्मिल्लाह करें। और ये आज फायज ईसा काजी साहब सुप्रीम कोर्ट के हेड हैं, वो पुरानी गलतियां भुट्टो साहब को उन्होंने इंसाफ दिला दिया है, आपको भी दिलवाएंगे। पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और अपना मुकदमा पेश करें। अब हम बेवकूफ़ बनने से नहीं रहे मियाँ साहब, वक्त बदल गया है। आपसे के साथ जो कुछ हुआ उससे जितने ज़्यादा मज़का खेज़ और भोंडे अंदाज में आपकी सज़ाएं, आपकी तायात नाइली ख़त्म हुआ, और जो कुछ आपके लिए किया गया है उस पर आप कोई भी एतबार नहीं करने को तैयार, कोई आप यकीन नहीं करेगा। आगे बढ़ें या इनको सजाएं दिलवाएं। इतने संजीदा सवालात उठा रहे हैं फ़खर, आप क्यों हंस रहे हैं? और मैडम शेख एक बात फ़खर के हंसने से पहले, ये जो भट्टी साहब इतनी बातें आपने की हैं, अब बस कर दें। सिर्फ एक जुमला मैं फ़खर भाई का वज़ाहिर है, मैंने भी आपसे सवाल पूछने, मुझ पे ये फख्र नहीं हंस रहा, पूरी कौम ही हंस रही है कि मैं किन कहानियों को लेके बैठ गया। नहीं, आपने बड़े जेन्युइन सवाल किए सर, ये संजीदा सवाल है। निसार साहब की ऑडियो है, ये फैक्ट फोकस नामी एक वेबसाइट पहले ही इसको 6 साल पहले इसको कर चुकी है। साकिब निसार इससे मुकर चुके हैं, एक हुकूमत इनकी जा चुकी है, दूसरी आई हुई है। इस ऑडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, फॉरेंसिक करवा लें।
मेरे पास एक ऑडियो है, मेरे पास राज हैं, मेरे पास सब सर कुछ वो है। ऑडियो से भाई मुताल्लिक भी जाएं आप और बिल्कुल सजाएं ऑडियो से दिलवाएं। मुताल्लिक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये मसला है कि उसके ऊपर दो राय पाई जा रही थी। एक धड़ा कहता था कि बिल्कुल सही है, दूसरा धड़ा कहता था कि उनकी कोई पुरानी तकारीर को मिला के वो तो जोड़ी मैडम गई है, शेख, नवाज उसका शरीफ साहब फॉरेंसिक कहते होता हैं तो ना कि हमें कुछ सही पता है, चलता। तो लेके जाएं फोरम पे। मैं बिल्कुल तुमसे- सही बात है, मैं उसका नवाज शरीफ फॉरेंसिक साहब होता के तो साथ हमें सब कुछ ठीक पता होगा। चलता कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन फखर साहब क्यों हंस रहे थे आप, जरा मुझे जल्दी से बता दें, उसके बाद फिर मैं उमर मैं भट्टी साहब के एक जो फ्लो है जिसमें वो सवाल कर रहे थे उस हवाले से वो कर रहा था। लेकिन देखिए जो ऑडियो की बात कर रहे हैं ना, ऑडियो एक तो वो थी जो फैक्ट फोकस पे चली थी, एक और ये जो मियाँ साहब जो बात कर रहे हैं ये एक और ऑडियो ये की कौन बात सी कर रहे ऑडियो हैं है? जो कि कभी रिलीज़ ही नहीं हुई। ये कौन सी ऑडियो है? ये कभी रिलीज़ ही नहीं हुई, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि साकिब निसार साहब जो है वो किसी को कह रहे हैं, वो किसी और को कह रहे थे कि नवाज शरीफ को निकालना है और इमरान खान को लाना है। ये किस ये इसमें था, मैं लगी लिपटी के बिना कहूँगा हमारे पास फैसले इदारे देते हैं, मियाँ साहब को सजा देनी है और कहा गया है कि हमने खान साहब को लाना है। ये उस ऑडियो में था। अगर और है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो फखर उनका केस आपके पास मजबूत हो क्या, गया। एक मिनट रुक पहुंचे जाए ना ये- फखर, आपके पास क्या मालूमात है इससे मुतालिक, जरा हमें बताएं। मेरी मालूमात यही है कि ये वो ऑडियो है जो कभी रिलीज़ ही नहीं की गई। अच्छा, और ये किससे गुफ्तगू हो रही है, क्या है इसमें? मियाँ साहब क्यों इसको छुपा के बैठे हुए हैं, सीने से लगा के लाए ना सबके सामने ताकि पता चले हमें भी हो क्या रहा है। अलीना ये इस पे मैं मज़ीद अभी कोई वो नहीं कर सकता, लेकिन क्यों? ये वो ऑडियो है मियाँ साहब ने आज क्योंकि इतना मैं दिल खोल के रखा, कुछ तो इतनी हमें इन्फॉर्मेशन बताएं है कि ये क्योंकि मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ये वो ऑडियो है जो कभी नहीं आई, लेकिन इसके अंदर मज़ीद क्या डिटेल्स हैं ये मुझे कभी कोशिश भी बहुत की है लेकिन नहीं इन्फॉर्मेशन मिल सकी। इतनी अच्छा। इन्फॉर्मेशन है, ये कन्फर्मेशन है कि ये एक ऑडियो है जो कभी रिलीज़ नहीं की सर, गई। ये तो फिर बड़ा संजीदा सवाल उठता है कि अगर ये एक ऐसी ऑडियो है जो पहले कभी नहीं आई और मियाँ साहब के पास है, तो फिर तो मियाँ साहब को या नून लीग को लेके आनी चाहिए सामने ताकि पता चले। इससे तो ये पता इसीलिए चलता है कि मेरा वो ख्याल है काफ़ी उन्होंने चीज़ों को तस्करा किया है कि मेरे पास वो ऑडियो है जिसमें ये कहा जा रहा है। नहीं, बट अब क्यों तस्करा करें, पहले क्यों खामोश बैठे हुए थे? ये तो उनके अकम्प्लिस होने की तरफ भी इशारा करता है, बहुत संजीदा ये सवालात खड़े कर देता है। बट एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से आने के बाद उमर चीमा साहब से भी बात करेंगे। और फिर अभी भट्टी साहब ने लंदन प्लान की तरफ इशारा किया, तो एक और लंदन प्लान है जो आज मियाँ साहब ने बताया है, लेकिन वो है 2013 वाला लंदन प्लान। सर उसके ऊपर भी बात करते हैं आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक जी, हम बात करें नवाज शरीफ ने जो आज तकरीर की है उसकी, और हमारे तज्जियाकारों से राय जान रहे हैं कि क्या रेलेवेंस है आज की तकरीर की। उमर चीमा साहब, आप किस तरह से देखते हैं आज ये जो बात की और ख़ासकर अदलिया महवर रही उनकी पूरी तकरीर का? देखिए, मियाँ साहब पता नहीं क्यों कम बोलते हैं, लेकिन ये है कि बात तो उनकी दुरुस्त है, उनको ज्यादा दफा ये बात करनी चाहिए और इसमें कुछ कई जगह पर मेरे ख्याल है कि दुरुस्त की भी जरूरत है। हर इदारा अपनी जगह अपने आप को समझता है कि उसको किसी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत नहीं है। पहले हमारे जो जज साहबान हैं वो भी ये समझते हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी समझती है और हमारा मीडिया भी ये समझता है कि उन्हें कोई अकाउंटेबिलिटी की जरूरत नहीं है। अब जो सियासतदान है उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन उनका भी ये ख्वाहिश उनकी यही है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी करने वाला कोई नहीं, वो सवाए इसके कि वोटों के अलावा उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जो मियाँ साहब बात कर रहे हैं कि जो 3 जजेस हैं वो 30 करोड़ अवाम के मुंतखब जो वज़ीर आज़म है उसको किस तरह वो घर भेज सकते हैं। मेरे ख्याल है कि जो जजेस हैं या जो ओवरऑल जुडिशरी है ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है और ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रहना चाहिए। सारी बातें अवाम पर ही नहीं छोड़ी जाती, यानी कि अगर इनकी कोई एग्जिस्टेंस की कोई रीजन है तो तब भी अदलिया मौजूद है। जो उनकी दूसरी बात है अलबत्ता कि जिसमें वो इनके एहतसाब की बात कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि उसकी बहुत अशद जरूरत है कि न जाने ये लोग जब जज बन जाते हैं तो अपने आप को क्या समझना शुरू हो जाते हैं और फिर जो इनका एहतसाबी अमल है वो भी उनको ये समझने पर मजबूर कर देता है कि वो समझते हैं कि वो किसी को जवाब देनी है। और आम तौर पे जो वकला हैं वो भी जो एक दूसरे को यही एडवाइस कर रहे होते हैं कि अगर जज का मूड खराब हो तो आपने सामने नहीं आना। बस ये है कि जज जो है ना, जज इज ऑलवेज राइट, और उसके सामने जो लोग बैठे हैं अगर कोई गलतियां हैं तो उनमें इनमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। और ये जो मियां नवाज शरीफ की बात है कि टारगेटेड किस्म की अकाउंटेबिलिटी, ये कोई इंसाफ नहीं था, ये जबरदस्ती उनको घर भेजने वाली बात थी। जिस अंदाज में
ये इन्होंने मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया और उनकी तरफ से जो हदायत आती थी कि किस तरह से कि कोई भी दिन ज़ाया नहीं करना और आपने केस को किस अंदाज में चलाना है, वो सारी इस चीज़ की एक निशानी थी कि ये जजेस जो हैं न जाने में अपने आप को शायद कोई मसीहा समझ बैठे थे कि हमने, और नवाज शरीफ को कोई इन्होंने बुराई तस्वर किया हुआ था कि हम निकालेंगे तो हम पता नहीं शायद पाकिस्तान पर कोई एहसान अजीम करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी तबाही की है और इसका इनका कोई ना कोई तरीकाकार ज़रूर वजह होना चाहिए। अब एक तो ये है ना कि वो अदलिया को मुहातब है, तो दूसरा उन्हें अपने आप को भी मुहातब होना चाहिए, उन्हें सियासतदानों को भी मुहातब होना चाहिए, उन्हें पार्लियामेंट को भी मुहातब होना चाहिए कि इन्होंने उनकी अकाउंटेबिलिटी का क्या तरीका वजह किया है। इनको कोई ना कोई उसका तरीका वजह करना चाहिए, उसके बगैर ये काम आगे नहीं चलेगा। जो दूसरी बात उन्होंने मियां नवाज शरीफ ने की, एक उन्होंने वो भी ये भी उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जो इमरान खान ने जो धरने दे के तो जमहूरियत की पीठ में भी छुरा घोंपा है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आज जो इमरान खान के मतवाले बड़ी जुबानें निकाल के बातें कर रहे होते हैं, आज इनको अचानक जो एक शऊर की इनको एक लहर पैदा हुई है, इनको लगता है कि जैसे ये सारे मामला जो हैं ये 2022 से शुरू हुए हैं, ये जब तक ये 2014 से पीछे नहीं जाते तो इनको पता ही नहीं चलेगा कि जिस तरह के क्राइसिस ये फेस कर रहे हैं इसका आगाज इमरान खान खुद करके गए थे, और ये जब तक ये मामला एड्रेस नहीं होगा ये चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। अब ये है कि इसका हल क्या है, यानी कि बात तो फिर यही है कि हमने सिर्फ बातें करनी है, ये हल क्या है। तो अब ये है कि मेरे ख्याल है कि इमरान खान के साथ भी काफी हो गई है। इमरान खान को इन्होंने आके टारगेट किया है। इमरान खान ने जब टारगेट करना शुरू किया, जब उसको किसी ने कोई थप्पड़ भी नहीं लगाया था तो उसको न जाने पता नहीं क्या गुस्सा था, वो सबसे उसने इंतकाम लिया। अब ये जो है ये एक तरह का उसका जवाब दे रहे हैं। तो इस सारे अमल में मुल्क बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, तो इनको इकट्ठे बैठना पड़ेगा और बैठकर कोई सोल्यूशन तलाश करना पड़ेगा, और सोल्यूशन तलाश करने से पहले अपनी गलतियों का इतराफ करना पड़ेगा। सिर्फ ये एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से मामला आगे नहीं चलेंगे। बाकी ये बात है कि मैं ये जरूर समझता हूँ कि नवाज शरीफ जो है वो अगर उन्होंने पार्टी का उहदा संभाल लिया है तो उनकी सेहत भी शायद इजाजत देती होगी। अगर ऐसी सूरत है तो तब उनको उहदा संभालना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे उन्हें एक अपने बात करना चाहिए। उनको जो एक बयानिए के महाज पर जो उन्हें शिकस्त हुई है उसका सबब ये भी है कि ये जो हर टाइम में खामोशी इख्तियार किए होते हैं और इन्होंने लोगों से ये तसव्वुर किया हुआ है जी कि लोग जो है ना वो अपने आप उठ बैठेंगे। लोगों को मोटिवेट करने वाला, को मोबिलाइज करने वाला कोई लीडर ही होता है। इमरान खान ने अपने लोगों को मोबिलाइज किया, वो लोग निकले। मुझे एक चीज नवाज शरीफ ने उन्हें मोबिलाइज नहीं किया, वो नहीं निकले। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताएं, आप कह रहे हैं कि सबको साथ मिलकर बैठना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो अभी कहते हैं कि इमरान ने मेरे पीठ में छुरा घोंपा। वो इमरान खान के लंदन प्लान का हवाला दे रहे थे, कहते हैं मेरे साथ सारी बात हुई, मैंने इनको कहा साथ चलते हैं, मेरे साथ उन्होंने 13 के बाद इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया कि ठीक है आगे मिलकर चलते हैं। उसके बाद चले गए लंदन, वहाँ पे थे ज़हीरुल इस्लाम, ताहिरुल कादरी, इमरान खान, और वापस आके धरने देने शुरू कर दिए। तो मेरी तो पीठ पे छुरा घोंपा है। अब इस ट्रस्ट डेफिसिट के साथ क्या आपको इशारा मिला है या आपको इस तरह से लगा है आज के कुछ बैठने की तरफ जा रहे हैं या आमादा होंगे? बेहतरी की जो बात है वो सिर्फ नवाज शरीफ ने खुद तो नहीं करनी ना, इसमें एक अहम फ्रीक है वो इमरान खान है। इमरान खान जो है इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला भी है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा हल भी बन सकता है। यानी कि अब ये डिपेंड करता है कि उनकी अपनी सोच कैसी है। जो बात नवाज शरीफ ने की वो बात दुरुस्त है। इमरान खान को जब से अरूज मिला है, और मैं ये बात कर रहा हूं कि अक्टूबर 2011 से ऑनवर्ड, उनकी ये कोशिश रही है कि मेरे अलावा कोई हुकूमत चल नहीं सकती। अगर मैं हूंगा तो जब तक मैं मौजूद हूं तो सिर्फ मेरी हुकूमत होनी चाहिए। मेरे अलावा कोई बंदा, कोई और पार्टी, बेशक उसको मैंडेट मिले भी तो उसको हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं है। तो लिहाजा वो एक अहम फ्रीक है। बाकी फ्रीकों में अगर कोई रियलाइजेशन हो भी जाए और इमरान खान में ना हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मामला आगे नहीं चलेंगे। जहां तक अगर लोग इसमें पीटीआई के बाकी लीडर्स की बात करते हैं, उन बेचारों की कोई अहमियत नहीं है। वो आए दिन बयानात बदलते रहते हैं। उनकी कोशिश होती है कि कोई इस तरह के बयानात दें कि जिससे इमरान खान की खुशनुदी हासिल हो जाए, और उनका इससे ज्यादा टारगेट भी नहीं होता। और उनको अगर आप ऑफ द रेकॉर्ड भी पूछें तो वो भी कहते हैं कि अगर इमरान खान ही मानेगा तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो लिहाजा अब जो है ये मसला जो है वो इमरान खान के बगैर आगे चलेगा नहीं। साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं?
जी, मैं सिर्फ अली ना ये ऐड करना चाह रहा था। देखिए, जब ये हुक्मरान जमात की जनरल बॉडी थी ना, एक हुक्मरान जमात की जनरल वर्कर्स मीटिंग थी। हुकूमत मुतालबा नहीं करती, हुकूमत ये नहीं कहती कि हमें ये करना चाहिए, वो करते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई तो बनाएं कमीशन। अगर आप समझते हैं कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट शाया होनी चाहिए तो शाया करें। वजीर आजम आपके बराबर में बैठे हुए थे, आप वजीर आजम को एज ए पार्टी हेड जो है हिदायत देते कि ये चीजें करें। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन बनना चाहिए, भाई बनना चाहिए तो बनाएं। सर मेरा एग्जैक्टली यही सवाल है, और मैं फ़खर की तरफ ये सवाल लेके जाना चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म साथ तो बैठे हुए थे और हुक्मरान जमात का टेक्निकली इजलास, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस तरह से सेम पेज पे हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब? अलीना बिल्कुल, ये दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ कभी जा भी नहीं सकते। जो मेरा ख्याल है ये मदर साहब कह रहे हैं, भी है शहबाज शरीफ साहब में कि वो करेंगे, क्योंकि असल मसला यही है कि कैपेसिटी वाला, एक तो ये है कि ये हुकूमत कोई सिंगल जो लार्जेस्ट या मेजॉरिटी वाली हुकूमत नहीं है, इसमें इत्तेहादी भी हैं, आपको इत्तेहादियों को भी कायल करना पड़ता है। तो हर एक सियासी जमात का अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा और मंशूर होता है, तो ये तमाम को कायल करना पड़ेगा। और इस तरह की जो कानून साजी होगी उसमें हमेशा यही कोशिश होती है कि ये कॉन्सेंसस के साथ हो, क्योंकि अगर ये किसी उसका इम्पैक्ट जो है बड़ा हो तो हमेशा यही कोशिश होती है कि वो कॉन्सेंसस के साथ वो किया जाए। तमाम तर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जो है वो करके, और तमाम तर जो सियासी जमातें हैं उनको कानून साजी करनी पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि ये सिर्फ एक PMLN का मसला है। अच्छा एक बात मुझे बताएं, एक सेकंड सर, मैं ज़रूर बेनज़ीर एक सेकंड में आपके पास आती हूँ, लेकिन आपकी बात से मैं जल्दी से जवाब देना चाहती हूँ। ये वजह क्या है कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ जजेस को तनकीद का या जुडिशरी के ऊपर कह रहे हैं कि जो ज़्यादतियाँ हुई, फ़ौज को या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो ज़्यादतियाँ हुई उनको बिल्कुल सरफ़े नज़र कर रहे हैं? बिल्कुल, ये जिस तरह मज़र साहब ने भी कहा, आधा सच बोल रहे हैं, तो ये नवाज शरीफ साहब को ये भी साथ वो बताना चाहिए कि सिर्फ जुडिशरी सिर्फ अपने सर पे या अपने बलबोते के ऊपर ये नहीं कर सकती, उसमें तमाम तो जो इस्टेब्लिशमेंट थी उस टाइम वो भी थी। और मैं आगे इसी पे ही बात करना चाह रहा था। देखें, अब जो मौजूदा मसला है, जिस तरह आपने देखा कि सेनेटर जो फैसल वाडा है उसको कहा गया प्रॉक्सी जो है वो किसी की प्रॉक्सी है, तो ये जुडिशरी जो है माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके हुकूमत गिराने के हवाले से वो करती रही है। मैं अगर आपको फैसल वाडा की ही एक एग्जांपल देता हूँ जिनको प्रॉक्सी कहा गया, मेरी ही वो खबर थी जो इनकी दोहरी शहरियत के हवाले से थी, जिस पे इनको नाअहल किया गया था और इनको ताहयात नाअहल किया गया था। उस टाइम जो है ये अदलिया ने 1.5 से 2 साल तक वो अदालतों में ये फैसला जो है वो स्टे ऑर्डर चलता रहा। फिर उसके बाद बिलाखिर जब इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फैसला दे दिया ताहयात नाअहली का, तो उसके बाद भी इसी अदलिया ने जो है वो इनको रिलीफ दिया, और सिर्फ ये कि आप माफ़ी मांग लें तो आपकी जो है 1 टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। तो ये अदलिया से भी सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि आप जिस शख्स को एक प्रॉक्सी कह रहे हैं, उसी शख्स को आप ही की अदालतों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ दिया गया और 1 टाइम की वो डिस्क्वालिफिकेशन की गई है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि सियासतदान हो या अदलिया हो, वो अपना जो उनके एक मकसद का वो मीठा मीठा वाली बात है कि वो कर लें, और जो उनकी पसंद का नहीं है तो उसको इग्नोर कर दें। अच्छा, उस वक्त ये कहा जाता था ना कि सियासतदानों से मुतालिक थोड़ा सा एक मार्जिन रखा गया कि उनको दे दिया रिलीफ, लेकिन दोबारा ये गलती ना हो, इस टाइप का चीज़, तो इसलिए रिलीफ दिया गया एटलीस्ट, ये कहा जाता था। बेनज़ीर आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? अलीना, देखिए आपके जो सवाल है कि इस्टेब्लिशमेंट की क्यों नहीं बात की जाती, और मैं भी ये बात कर रही थी। देखिए मेरे ख्याल से इस वक्त मुस्लिम लीग नून अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि वो 3 फ्रंट्स पे जंग लड़े। अभी PTI के साथ एक फ्रंट खुला हुआ है, अदलिया पे भी तनकीद की जा रही है, फिर अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कुछ खुल गया तो एक अभी हुकूमत भी है, ऑपोजिशन। ऐसे तो नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब ऑपोजिशन कर रहे हो, शहबाज शरीफ साहब हुकूमत कर रहे हो। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात अलीना कि थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेजिंग आती है कभी कभी मुस्लिम लीग नून की तरफ से। एक तरफ हमें हुकूमत कहती है कि आगे बढ़ें, मुल्क का सोचें, दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जब भी तकरीर करते हैं तो वो माजी की बात करते हैं, जो भी उनके साथ हुआ, जो बात तो ठीक है, दुरुस्त है,
लेकिन यहाँ पे जो उमर ने बात की, मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ द डे वही बात जो है कि यहाँ पे पहला कदम जो भी अगर कभी भी ग्रैंड डायलॉग होता है, पहला कदम पीटीआई को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट इन बाकी सियासी जमातों का पीटीआई के साथ है। कि जब भी उन्होंने दावत दी कि आए आके हमसे बात करें, पीटीआई ने कहा हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। अच्छा, वैसे आप लोग ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, लेकिन इफ़ आई कैन बी, आई विल बी एज बोल्ड एज सेइंग या आस्किंग भट्टी साहब कि क्या ये डायलॉग के इशारे मिल रहे हैं भट्टी साहब, या फिर जो आज नवाज शरीफ साहब ने बात की है मौजूदा माहौल में अगर इसको मिलाएं तो कहीं ये तो नहीं होगा कल जिस तरफ हम लोग बात कर रहे थे कल बैठ के, या खदशा जाहिर कर रहे थे कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का जो मामला है वो काफ़ी आगे तक जा सकता है या काफ़ी कन्फ्रंटेशन हो सकती है, तो नवाज शरीफ साहब भी उसके लिए कहीं गियर अप कर रहे हो या कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो भी अपना हिस्सा कहीं डालना चाहते हैं इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता मैडम अच्छा। शेख। वो एक जगह केसेट फंसी हुई है। अच्छा। वो अपनी सज़ाओं की बातें करते हैं, जो सज़ाएं ख़त्म हो गई उनकी बात नहीं करते। वो निकाला गया, इक़्तिदार से बात करते हैं वो, लेकिन वो निकाला गया लंदन कैसे गया इसकी बात नहीं करते। वो 2018 की बात करते हैं, 2024 की बात नहीं करते। वो तब के जजों की बात करते हैं, आज के जजों पर नहीं बोलते। वो तब की इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, आज की इस्टेब्लिशमेंट पे नहीं बोलते। और वो ये सारा कुछ पता नहीं मुझे सुनाते हैं, शायद मैंने ये सारा कुछ करना है, साथ उनका प्राइम मिनिस्टर भाई बैठा हुआ है, उनको कहें और बिस्मिल्लाह करें। लेकिन ये जो एक बात है मैडम शेख, एक जो राना सना ने एक तजवीज़ दी, मुझे नहीं पता कि ये तजवीज़ काबिल अमल है या उनकी पार्टी उनके वज़ीर आज़म और सदर साहब नहीं, वो इसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा फिक्रा बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर सियासतदान कहें वो मासूम हैं तो गलत है, अदलिया कहे हमने आइन और कानून के मुताबिक फैसले दिए हैं तो गलत है, इस्टेब्लिशमेंट कहे हमने मुदाखलत नहीं की तो ये गलत है। आज मैडम शेख के जो है, आज इन सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा और ये नफरत और तकसीम हमें खा रही है। सर मसला यही है, एक दो फरीक़ैन हैं, हर या बहुत से फरीक़ हैं, हर कोई अपने हिस्से का सच बोलता है या अपने हिस्से की बात करता है, लेकिन मसला ये है कि सारों को इस वक्त साथ बैठने की ज़रूरत है और सारों को अपनी अपनी बात रख के और फिर कुछ कलेक्टिव हल निकालने की ज़रूरत है। कैसे होगा इसके ऊपर हम हर दफ़ा बात करते रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर कुछ जल्दी से पेशरफ्त होगी या कुछ बात आगे बढ़ेगी, ताकि हम भी कुछ सुख का सांस ले सके और फिर हमारे आपके लिए कुछ बेनिफिट की बात हो। अल्लाह हाफ़िज़।